जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका सिविल सक्सेस चैनल में। इस कोर्स में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन कवर कर रहे हैं। हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आज हम 3rd चैप्टर सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। जो चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, अगर आप उनकी पीडीएफ चाहते हो, देखिए पीडीएफ रिवीजन के लिए और एग्जाम क्लियर करने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चैप्टर्स की रिवीजन के लिए पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर मैसेजेस कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको 1 वर्किंग डे के अंदर सिविल सक्सेस जीमेल आईडी से पीडीएफ रिसीव हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं होप करता हूँ कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके आए होंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। और एक क्वेश्चन और, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है फेडरल इन करेक्टर है। Because the head of state is elected, the governor of states are appointed by president and they hold office during the pleasure of president. There is distribution of power between the union and states. The amendment of constitution can be made only by the following procedure laid down in the constitution, and in some cases the amendment requires rectification by legislatures of the state. जब हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद पता होंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, और ये बोरो किया गया ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की है, ताकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी फंक्शनिंग हो वो हम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आ सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सेवरल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के काफी फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाती हैं। फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट है, क्योंकि इसमें हर एक डॉक्यूमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव व्यू से इलेबोरेट किया गया। जो भी आर्टिकल्स हैं डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो इसमें एक प्रीएम्बल को रखा गया, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स को रखा गया, जो कि आज की डेट में अप्रोक्स 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंट साइज भी बोला जाता है, जिसमें 4 फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट किया गया है: ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज। ज्योग्राफिकल फैक्टर, द वास्टनेस ऑफ कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटीज। इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। हर एक चीज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पर बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंदीएस्ट कहा जाता है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर में देखा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, तो उससे इन्फ्लुएंस होने के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा लेंथीएस्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो जाता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में सेंटर हो या स्टेट्स हो, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि यूनियन में अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट्स में अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। सेंटर में कोई भी लॉज लाए जाएं या स्टेट में कोई भी लॉज लाए जाएं, वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए जाएंगे, जिसके कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बल्कि हो जाता है। डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज। लीगल लुमिनरीज का मतलब क्या है? जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स थे वो ज़्यादातर एडवोकेट्स थे, तो इसलिए एडवोकेट्स ने हर एक आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ये बल्कि हो जाता है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से सोर्सेज से रेफर किया गया है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते थे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे: गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन।
बट अभी क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, अभी आपको एक एक पॉइंट को एनालिसिस करना पड़ता है, उसके अंदर की पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपको पूछा जाए कि इसमें से कौन से सोर्सेज को रेफर किया गया, जुडिशरी कहाँ से ली गई है, फेडरल स्कीम को कहाँ से लिया गया है। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि कौन से सोर्स कहाँ से रेफर किए गए, ये बहुत पुराने हो गए। अभी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एनालिटिकल पूछे जाएंगे, आपको पूरी डिटेल पता होने चाहिए एक एक पॉइंट की। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जाम में हमको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए हम उसका आंसर आसानी से दे सकें। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हैं वो अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। बी आर अम्बेडकर प्राउडली क्लेम करते हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सभी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू करके, सभी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी करके फिर फ्रेम किया गया है, ताकि किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लॉ अगर हमारे देश को डैमेज करने की, हमारे देश को हार्म करने की कोशिश करता है तो उसको वहीं छोड़ दिया जाए, जिससे हमारे देश का वेलफेयर हो सकता है उन प्रोविजंस को उठा लिया जाए। ज्यादातर जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, इसमें से कौन से सोर्सेज को रेफर किया गया है। फेडरल स्कीम, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों को पावर दी जाती है। अगर पार्लियामेंट में कोई भी लॉ लेकर आना हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट को देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिस पे कि सेंटर एक्सक्लूसिवली लॉ लेकर आ सकते हैं, स्टेट लिस्ट जिस पर स्टेट्स एक्सक्लूसिवली लॉ लेकर आ सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉ लेकर आ सकते हैं। फेडरल स्कीम को कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया, वो हम आगे देखेंगे क्यों कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी रेफर किया गया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का ऑफिस देखने को मिलता है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। जुडिशरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे अहम भूमिका निभाता है और कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी लॉज लाए जा रहे हैं उनको अच्छे से अप्लाई करना और उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करना। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें कि मेंबर्स को रिक्रूट किया जाता है सेंटर और स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एमरजेंसी प्रोविजंस, अगर हमारी कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को किसी भी तरह का थ्रेट है तो उसके लिए इमरजेंसी प्रोविजंस को लाया जाता है। मेनली 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिन्हें हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रोविजन को लाना हो तो उसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लाया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन से कौन से सोर्सेज को रेफर किया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी लॉ को लेकर आना है उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से पास होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। द आइडियल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यूनियन हो या स्टेट हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के लिए सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया गया है। द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, हमारी कंट्री में अमीर हो या गरीब हो, लॉ दोनों के लिए इक्वल है। इसे हम फंडामेंटल राइट्स में अच्छी तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, जो स्पीकर का रोल होता है लोकसभा में, उसको भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, किसी भी लॉ को लेकर आने के लिए कैसे बिल को पास करना है, कितनी मेजॉरिटी चाहिए, वो सभी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में है। और इसके साथ साथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसे भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखते हैं यूएसए से हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। प्रीएम्बल, इसे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड भी माना जाता है। इट कंटेन्स द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें गारंटीड किया जाता है कि इंडिया में किसी भी इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वल फ्रीडम दी जाएगी कि वो किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर किसी भी तरह उसके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसे हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में कवर करेंगे। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इसे भी हमने यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी अपने मन मुताबिक काम कर सकती है, उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं चलेगी। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट्स किसी भी केस पर डिसीजन देने के बाद पुनर्विचार कर सकते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट,
यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की प्रोविजन है वो भी हमने यूएसए से अडॉप्ट की है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इसे नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। पहले इसे फंडामेंटल राइट्स के साथ ही रखा गया था, बट उस टाइम रिसोर्सेज कम होने के कारण इन्हें डीपीएसपी में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे हम इसे फंडामेंटल राइट्स में शिफ्ट करते जाएंगे। कुछ राइट्स को हमने फंडामेंटल राइट्स में शिफ्ट भी किया है, जिसे हम डीपीएसपी चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया ट्रेड के लिए फेमस माना जाता है, इसलिए ये प्रोविजन भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ज्वाइंट सिटिंग, इसमें क्या होता है, जैसे कि पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी ऑर्डिनरी बिल को लाया जाता है, पहले वो लोकसभा में पास हो जाता है, अगर राज्यसभा उसको पास नहीं करते तो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान लाया जाता है। उसमें दोनों हाउसेज को साथ में बिठाया जाता है और बातचीत की जाती है और किसी रेजोल्यूशन पर पहुंचते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, इसे भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया गया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के प्रीएम्बल में जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज को लिया गया वो भी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, हमने देखा कि इंडिया में सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के पास और स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स के पास, दोनों के पास पावर होती है, बट जो ज्यादा पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है सेंटर में, इसलिए अ फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हमने फेडरल सिस्टम में देखा। रेजिडरी पावर्स, रेजिडरी पावर्स क्या होती हैं, जैसे कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिवली सेंटर लॉ लेके आ सकती है, स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिवली स्टेट्स लॉ लेकर आ सकती हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों लॉज लेकर आ सकते हैं। जो लॉज इन तीनों लिस्ट में नहीं है वो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्ट की हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, जैसे नेशनल फ्लैग और एंथम की रिस्पेक्ट करना। अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, जो इमरजेंसी लगाने की प्रोविजन है वो हमने देखी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, बट उसके बाद जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी को सस्पेंड करते हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसके लिए नए अपडेट्स लाने की जरूरत पड़ती है और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है, वो प्रोविजन साउथ अफ्रीका से ली गई है। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ की जो प्रोविजन है वो जापान से ली गई है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी के जो फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कौन सी प्रोविजंस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। सभी तरह की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमें रिवाइज करते रहना है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको रिवाइज करते रहोगे सारी की सारी प्रोविजन आपको अपने आप याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस का आपको पता चलता रहे। और लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।